नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार आप लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और मैं अपनी आज की यह व्याख्यान श्रृंखला प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, मृच्छकटिकम यह श्रृंखला अपनी चल रही है और हम लोगों ने अभी तक प्रथम अंक के कुछ अंश, प्रथम अंक की कुछ घटना और उनके चरित्रों के विषय में जाना है। भारतीय नाट्य परंपरा अगर आप देखें, और खास करके जो क्लासिकल एरा है, जिसे हम लौकिक युग कहते हैं, लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जो रचनाएं हैं, अगर उस संदर्भ में देखें तो भारतीय नाट्य परंपरा में, नाट्य लेखन में एक साम्य देखा जाता है। और वह साम्य क्या है कि सामान्य रूप से प्रणय को आधार बना करके सामाजिक चेतना की बात की जाती है, या उस समय के सांस्कृतिक जो विरासत हैं, धरोहर हैं, उनको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन मूल जो विषय है वह प्रणय के मध्य ही केंद्रित रहता है। दूसरा जो विषय है वह रामायण और महाभारत के जो चरित्र हैं और रामायण और महाभारत की जो घटनाएं हैं उनको अपनी अपनी कल्पनाओं में डाल करके हमारे यहाँ प्रस्तुत करना है। इसकी एक समीक्षा परंपरा चली और समीक्षा परंपरा में उनको विशुद्ध रूप से साहित्य शास्त्रीय परंपरा में मढ़ दिया गया, जिसको कि हम कह सकते हैं कि एक सीमित परिवेश मात्र में उसकी व्याख्या बन जाती है, जो कि लेखन की प्रवृत्ति का विस्तार करता है। लेकिन शास्त्रीय परंपरा में, शास्त्रीय समीक्षा में कभी यह नहीं देखा गया, कभी इस प्रकार का विमर्श नहीं प्राप्त होता है कि अगर कोई लेखक, अगर कोई नाटककार, अगर कोई साहित्यकार साहित्य की रचना करता है तो उसकी दिशा क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। प्रयोजन पे चर्चा होती है, काव्यम यशशीर्थ कृते व्यवहार विदे एटसेट्रा। लेकिन यदि कोई कवि काव्य लिखता है तो उस काव्य के माध्यम से वह पाठकों को क्या प्रस्तुत कर रहा है, पाठकों के समक्ष उनकी समीक्षा किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है, इस पर विमर्श शास्त्रीय परंपरा में नहीं देखा जाता। वहां पर अर्थोपक्षेपक क्या है, विष्कंभक क्या है, वृत्तियां क्या है, नाटक का हेतु क्या है, रसभंग, रसदोष, अंगीरस, नायक नायिका, चरित्र, इसी प्रकार के विमर्श में काव्य समीक्षा का अवसान हो जाता है। लेकिन जहां तक व्यक्तिगत मेरा मानना है, मैं ऐसा मानता हूं कि यदि कवि कोई काव्य की रचना करता है तो उनके पीछे कहीं ना कहीं एक सामाजिक परिवर्तन होता है, सामाजिक चेतना होती है, समाज के उस काल को जागृत करने का प्रयास होता है, और या नहीं तो उस काल, उस समाज, उस समय की घटना, उस समय के व्यक्तित्व के माध्यम से समाज के चित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किए जाने का प्रयास किया जाता है। चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो, वह दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय की गाथा कदापि नहीं है। इसी प्रकार से जब हम मृच्छकटिकम की चर्चा करते हैं तो यह मृच्छकटिकम भी चारुदत्त या वसंत सेना का प्रणय नहीं है, बल्कि उस समाज का जो विप्लव है, उस समाज का जो संघर्ष है, उस समाज का जो यथार्थ चित्रण है, उस समाज में किस प्रकार वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था पल्लवित, पुष्पित और फलित हो रही थी, उसकी परिणति यह मृच्छकटिकम है। अस्तु, हम लोगों ने जो मृच्छकटिकम के विषय में आगे अभी तक जानकारी ली है, उसमें जो घटना के आधार पर प्रथम अंक का जब विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा था तो वहां हमने आप लोगों के समक्ष चारुदत्त के द्वारा अपनी दरिद्रता का मार्मिक चित्रण, इसका हमने विश्लेषण किया था कि किस प्रकार दरिद्रता महान से महान व्यक्ति के व्यक्तित्व का हनन कर लेता है, किस प्रकार दरिद्रता महाव्यक्तित्व को सामाजिक उपेक्षा का कारण बना देता है। इसी रूप में हमने चारुदत्त को पाया कि जो एक महासेठ, एक अत्यंत धनवान व्यक्तित्व था,
और धनवान व्यक्तित्व के साथ साथ सहृदय था, लोक से प्रेम करने वाला था। अपनी धन क्षीणता के कारण, धन वैभव में हीनता के कारण वह दरिद्र होता है और उस दरिद्रता के कारण उसको पग पग पर अपमान झेलना पड़ता है। उनको दरिद्रता मानो उनके लिए वो अभिशाप बनकर आती है। तो इस प्रकार से हमने उस प्रथम घटना को देखा। उसके बाद हम प्रवेश कर रहे हैं कि शकार एवं विट के द्वारा जो चारुदत्त शकार एवं विट के द्वारा जो वसंत सेना का पीछा किया जाना है, और उसी वसंत सेना का पीछा किए जाते हुए जो शकार के माध्यम से शकार नामक एक चरित्र की स्थापना की गई है, जिसके ऊपर भी आज एक विमर्श करना है कि शकार वस्तुतः मूर्ख चरित्र है या वह कहीं ना कहीं एक महातेजस्वी चरित्र है। क्षमा करेंगे कि अगर किसी प्रतिनायक को, खलनायक को महातेजस्वी अगर मैं कह रहा हूं तो इसका यह कतई अर्थ नहीं कि मैं उनका गुणगान कर रहा हूं, बल्कि जिस प्रकार का एक श्रूड कैरेक्टर बनाया है शूद्रक ने मृच्छकटिकम में, वह विशेष दर्शनीय है, वह विशेष विवेच्य है। हम लोगों ने एक चर्चा की थी एक सुंदर प्रकृति के माध्यम से कि किस प्रकार शकार वसंत सेना को अपनी ओर आकृष्ट करने का, यानी वसंत सेना से किस प्रकार प्रणय की याचना करता है, वह यहां पर विशेष द्रष्टव्य है इस पद्य के माध्यम से कि किम याशी धावशी पलाशी पखलंती वाशु पशीद न मलिसशी चिट्ठता दाव कामेण दज्झति हुमे हडके तवशी अंगाल लाशी पड़िते मंश खंडे। अगर आप प्राकृत भाषा के सौंदर्य को जानते हो या प्राकृत भाषा के भी सौंदर्य को छोड़ करके सामान्य संस्कृत में जब हम अनुप्रास और यमक आदि का विश्लेषण करते हैं, तो उसी प्रकार के आलंकारिक पद्यों में, कतिपय आलंकारिक पद्यों में मृच्छकटिकम का यह पद्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। आप देखेंगे कि किस प्रकार श श और स का जो प्रयोग है यहां पर, उसे देखें कि किम याशी, अरे क्यों जा रही हो किम याशी, क्यों जा रही हो, किम धावशी, अरे दौड़ क्यों रही हो, किम पलाशी, भाग क्यों रही हो, पखलंती, लड़खड़ाती हुई, अर्थात तुम इस तरह से जो मेरे से भाग रही हो, मेरे से जो मेरा पीछा छोड़ रही हो, मेरे पास नहीं आ रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो। वाशु अर्थात हे युवती, हे बाले, पशीद प्रसीद यानी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, न मलिसशी अरे मरोगी नहीं, यानी मैं तुमको मारूंगा नहीं, चिट्ठ दाव थोड़ी देर के लिए ठहर तो जा, कामेण दज्झति हुमे हडके तवशी, अरे मेरा जो ये हृदय है, मेरा जो ये कह सकते हैं कि दिल है, वो काम से, काम भावना से, प्रणय भावना से क्या है, जल रहा है, दग्ध हो रहा है। रुक जाओ, भागो नहीं, प्रतीक्षा करो, मेरे पास आओ। अंगाल लाशी पड़ी दे वियमंश खंडे, अंगार की राशि में गिरे हुए मांस के खंड की तरह, जिस प्रकार आग में गिरे हुए मांस के टुकड़े जिस प्रकार जल रहे होते हैं, दग्ध हो रहे होते हैं, उसी प्रकार मानो मैं काम में जल रहा हूं, मेरा हृदय जल रहा है। हे वसंत सेना, आओ मेरे पास आओ और मेरी इस प्रेम की याचना को तुम स्वीकार करो। मित्रों, वस्तुतः ये तो प्रणय की भावना है। जब किसी की भी मनुष्य के हृदय में प्रेम की भावना प्रबल होती है, तो जो नायिका है उसके जीवन की, उनके प्रति वो उसी प्रकार का कह सकते हैं कि याचना करता है। लेकिन दूसरी ओर हम एक और पद्य देखते हैं कि किस प्रकार उस पद्य के माध्यम से यह वसंत सेना को आकृष्ट करने की कोशिश करता है। ये प्राकृत जगत में, प्राकृत भाषा के दो चार जो श्रेष्ठ पद्य माने जाते हैं, लौकिक संस्कृत साहित्य परंपरा में प्रयुक्त प्राकृत में जो निर्मित पद्य हैं, उन पद्यों में
यह सर्वाधिक प्रसिद्ध पद्य माना जाता है। एषा नाणक मूषिका मकशिका मच्छाशिका लाशिका निन्नाशाकुल नाशिका अवशिका कामस्स मंजूषिका एषा वेश वहु सुवेश नीलआ वेशांगना वेशिया एशे शे दश नाम के मई कले अंजावी मम निच्छदी। ऐशा, अब अगर थोड़ा सा संस्कृत की छाया इस पर डालें तो ऐशा, ऐसा, ऐशा जो है यह वाला रूप स्त्रीलिंग में वह है कि, लेकिन उससे पहले देखिए किस प्रकार शकार एक चरित्र को नाटककार मृच्छकटिकम कर्ता एक दो भावों में प्रयोग करता है। पहला तो जब वो अपनी बाह्य अभिव्यक्ति कुछ भी प्रयोग करता है तो उनकी उपमाओं में तारतम्य नहीं है। अब देखिए, कहेंगे कि मम वश मनु जाता लावन शेव कुंती, यानी जिस प्रकार रावण के वश में कुंती हो गई। अब ये बताएं ऐसी उपमा कि जहां पर रावण और कुंती का दूर दूर तक संबंध नहीं है। रावण रामायण का चरित्र है, कुंती महाभारत का चरित्र है, और वहां पर एक उदाहरण ऐसे दिया जा रहा है, कैसे उपमा दी जा रही है। तो इन्हीं सारी कुछ ऊट पटांग उपमाओं के माध्यम से शकार को मूर्ख माना जाता है, शकार को एक बड़े ही विपरीत तरीके का माना जाता है। लेकिन मित्रों, मैं आगे इसकी व्याख्या करूंगा कि शकार ऐसा नहीं है। वे जब किसी दूसरे के लिए इस प्रकार प्रयोग करता है तो उनकी उपमाओं में तारतम्य नहीं होता, लेकिन जब वे अपने लिए किसी विशेष प्रकार की बात करता है तो उनके उन विशेषणों में, उन उपमाओं में एक ग्रिपिंग है, एक तारतम्य है, अर्थात अपने विषय में वो किसी भी प्रकार की मूर्खता नहीं करता। तो कदाचित मैं तो यहां तक कह देता हूं कि शकार के माध्यम से मानो प्रतिनायक पक्ष के जो विदूषक की भूमिका होनी चाहिए, उस विदूषक की भी भूमिका मानो दे दिया गया हो शकार में ही। आगे इसकी व्याख्या करेंगे, पहले इस पद्य को देखें। हम अंतिम पद्य पर आते हैं, अंतिम पंक्ति पर कि एशे शे दश नाम के एते स, ये ते तुम्हारे 10 नाम हैं, है ना। ये जो मैं ऊपर की जो 3 पंक्तियों में 10 विशेषणों का प्रयोग है वसंत सेना के लिए, उन्हीं को वो कह रहे हैं कि ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए 10 सुंदर सुंदर विशेषणों का प्रयोग कर रहा हूं। अद्यापि मम नेच्छति, और आज भी तुम मुझको, अभी भी तुम मुझको नहीं चाह रही हो। मित्रों, प्रणय का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, मजबूत पक्ष होता है, वह होता है कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे को। किसी भी पक्ष के द्वारा विपरीत लिंग के लिए सुपरलेटिव कॉम्प्लीमेंट्स जब प्रयोग में लाए जाते हैं तो सामने का जो व्यक्ति होता है वो कमजोर हो जाता है, और उनकी जो हार्दिकी भावना होती है वो सामने के प्रति प्रबल हो उठती है। यह प्रणय का सामान्य है। आप कैसे भी हो, अगर आप सामने अगर उस तरह का कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो आकर्षण जो है उसके बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। उसी प्रकार मानो यहां पर शकार वसंत सेना के लिए, चूंकि वसंत सेना वेश्या है, गणिका है, इसलिए उसके लिए 10 विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं, और उस पर अपनी शेखी बघाड़ते हुए शकार कहता है कि ये देख, मैंने तुम्हारे लिए इतने सुंदर सुंदर 10 विशेषणों का प्रयोग किया है। मैंने तुम्हारे लिए 10 विशेषण यहां पर तुम्हारी प्रशंसा में प्रस्तुत किया है, और फिर भी तुम मुझे नहीं पसंद करती, फिर भी तुम मुझे नहीं लाइक करती। अब उन विशेषणों का हम लोग यहां पर करते हैं कि वो विशेषण किस प्रकार से हमें एक सौंदर्य बोध देता है। वसंत सेना लोक जीवन की, लोक परंपरा की, सामाजिक परंपरा की, सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप कोई दिव्य चरित्र नहीं है। यह हमें सबसे पहले मन में रखना चाहिए। अब जिस प्रकार का वह चरित्र है, समाज में उनके माध्यम से उसी प्रकार के विशेषणों की अपेक्षा होगी, और वो विशेषण जिस कार्य में लीन है वसंत सेना, उसके लिए सुपरलेटिव हो जाएगा।
इसीलिए हम जब आते हैं, जब वो पंक्ति पढ़ते हैं कि वेशांगना वेशिया, अर्थात वेश्या है जो वेश को धारण करने वाले, विविध रूपों को अपने ऊपर आरोपित करने वाली जो ये वेश्याएं हैं, वेश्याएं हैं, गणिकाएं हैं, उनके ये देखो कितने विशेषण है, और उन्हीं 10 विशेषणों का प्रयोग करता है। अर्थात वेश्या भाव के अनुरूप जो बातें हो सकती है वह शकार यहां पर वसंत सेना के लिए प्रयोग में लाता है। वेशवधु सुवेश निलया, अर्थात एक सुंदर सौंदर्य का घर, यानी तुम बहुत ही सुंदरी हो, सुवेश निलया। इसी तरह से कामस्य मंजूषिका, अर्थात जो काम भाव है, जो मन में काम की भावना को, प्रेम की भावना को प्रदीप्त करने के लिए जो भी तत्व होने चाहिए वे सारे तत्व तुम में विद्यमान है, इसलिए तुम कामस्य मंजूषिका हो, काम भाव की तुम मंजूषा हो, खजाना हो, कोश हो, भंडार हो। अवशिका, अर्थात किसी भी के वश में न आने वाली हो, यानी वेश्या होते हुए भी यदि तुमको कोई चाहे कि सरलता से अपने वश में कर ले तो वो तुम किसी के वश में आने वाली नहीं हो। तो इसी तरह से देखेंगे कि नाणक मूषिकाम कशिका, नाणक प्राचीन कालीन सामाजिक व्यवस्था में जिस प्रकार आज हम लोग क्वाइंस कहते हैं, पैसे कहते हैं, सिक्के कहते हैं, उसी प्रकार ये नाणक एक प्रकार विशेष प्रकार का ऐसा माना जाता है कि शिव के चिन्ह से मुद्रित पण होते थे, पैसे होते थे। तो उस पैसों को चुरा करके जो काम रूपी भावना के लिए कोड़े के समान हो, अर्थात काम की भावना को और भड़काने वाले हो, ऐसी तुम हो। मच्छाशिका, अर्थात मेरे ऊपर शासन, देखिए इसके कई प्रकार से अर्थ बनते मच्छाशिका का। एक तो हुआ मत शासिका, अर्थात मेरे ऊपर शासन करने वाली। दूसरा एक भिन्न भी अर्थ आता है मत्स्याशिका, यानी मछली खाने वाली। मुझे नहीं लग रहा है कि प्रणय के इस विशेषणों के मध्य यहां पर मछली खाने वाली जो अर्थ है वो उपयुक्त है। मत्स्याशिका अर्थ इसलिए उपयुक्त है कि प्रेम भावना में स्त्री चरित्र जो है वो सदैव पुरुष की मनोभावना को अपने वश में किए रहती है, इसलिए मेरे ऊपर शासन करने वाली है वसंत सेना। लाशिका अर्थात पूरे लय जो लास्य आदि भाव है उनसे युक्त। तो ये इस तरह से लगभग 10 विशेषणों के माध्यम से वसंत सेना को वश में करने का प्रयास है। लेकिन मेरे लिए यहां पर मूल रूप से जो यह गेय प्राकृत पद्य है, जो एक प्रकार से राइमिक वे है, ऊपर और नीचे अप्स एंड डाउन्स हमें दिखता है, एक सुंदर छंद में जो सुगठित एक विस्तृत पद्य है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एषा नानक मूषिका मकशिका मच्छाशिका लाशिका निन्नाशा कुलनाशिका अवशिका कामस्य मंजूषिका एषा वेश वहु सुवेश नीला वेशंगना वेशया वेशिया एशेषे दशनाम के मई कले अंजाविमम निच्छदी। तो ये सौंदर्य है, इसलिए यहां पर इसको रखा जाना है। मित्रों, इसी क्रम में मैं शकार के ऊपर मैं सविशेष यहां पर टिप्पणी कर रहा हूं, और वह टिप्पणी खास करके दर्शनीय है। यहां पर मैंने हमेशा से शकार को एक कृत्रिम चरित्र कहा है, एक द्वैधी भाव से युक्त एक डुअल कैरेक्टर है, जिसमें उनके ज्ञान वैभव की बात करें, ऐसा नहीं है कि वह मूर्ख है, वह केवल दूसरे पक्ष के सामने अपनी मूर्खता प्रकट करता है कि कदाचित उससे सहानुभूति मेरे प्रति उत्पन्न हो। अन्यथा मैंने 2-3 पद्य यहां पर प्रस्तुत किया है, लाया है दिखाने के लिए कि किस प्रकार उनके स्वयं के ही संवादों में वैषम्य है। जब वसंत सेना का पीछा कर रहा होता है शकार, तो पीछा करते करते वो चारुदत्त आदि के घर के समीप जाता है, और बातचीत में विट और शकार के मध्य चारुदत्त की चर्चा आती है। तो वहां पर चारुदत्त के लिए वो कह सम स गर्भदास्या पुत्र आदि से वो गाली देते हुए विशेषण लाता है, प्रयोग करता है कि वो किस ऐसे का बेटा है आदि। लेकिन उसके बाद एक पद्य है, उस पद्य की पंक्तियों को अगर हम देखते हैं तो पद्य की जो वह पंक्ति है उसमें आप विशुद्ध रूप से देखेंगे कि उटपटांग बातें की गई है। शूरो विक्रांतः पांडवः श्वेत केतुः
पुत्रो राधायाः रावण इंद्र दत्तः आहो कुंत्याम तेन रामेण जातः अश्वत्थामा धर्मपुत्रो जटायु। अब लीजिए, बड़ा ही विचित्र है। मतलब शूर पराक्रमी श्वेत केतु पांडव, राधा का बेटा रावण इंद्रदत्त, कुंती राम से कुंती में उत्पन्न अश्वत्थामा और धर्मपुत्र जटायु। मैं समझता हूं कि उस समाज में रहने वाला मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कम से कम इतना तो नहीं ही कहेगा कि राम से कुंती में उत्पन्न अश्वत्थामा का बेटा। मानो नाटककार ने कुछ कृत्रिम ऐसे संवाद बना करके शकार के चरित्र की मूर्खता को यहां पर प्रकट करने के लिए इस प्रकार के पद्य का निर्माण किया है, अन्यथा कोई भी ऐसा समाज नहीं होगा। हां, एक दो जगह कहीं स्टैमरिंग के कारण या कहीं भाषाई तीव्रता के कारण, कहीं बोलचाल में तारतम्य अचानक से टूट जाने के कारण इस प्रकार की सूचनाओं के आधार पर बात कर सकता हो कि राधा का बेटा रावण, या पांडव श्वेत केतु, या कुंती का पुत्र अश्वत्थामा, या धर्मपुत्र जटायु। अन्यथा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बात नहीं करता, चाहे कितना भी विक्षिप्त ही वह क्यों ना हो। इसलिए यह विमर्श का विषय है, क्या नाटककार ने यदि इस प्रकार के पद्य का निर्माण किया है तो वो शकार के साथ फिट जा रहा है? नहीं जा रहा है ये फिट। दो कारण है। पहला कारण तो यह कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की ऐसी भयानक गलती कर ही नहीं सकता, भले ही कभी उसने स्कूल का मुंह देखा हो या ना देखा हो। इतना तो नहीं ही हो सकता। जैसा मैंने शुरू में ही कहा समर्थन में, हां, कभी कभी यदा कदा हो सकता है ऐसी बातें, लेकिन वो शकार जो कि एक विद्वान भी है, जिनको सामाजिक नीति नियम व्यवस्था आचरण आचार विचार सारे चीजों का बोध है, वह शकार इस तरह से नहीं कर सकता। क्योंकि देखेंगे कि इसके बाद एक दूसरा पद्य जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, कितनी सुंदर बातें कही गई है। अगर शकार उतना बड़ा मूर्ख है तो वह शकार ऐसे पद्य का प्रयोग नहीं कर सकता कि कूष्मांडी गोमय लिप्त वृंता शाकम च शुष्कम तलितम खलु मांसम भक्तम च हैमंतिक रात्रि सिद्धम लीनायाम च वेलायाम न खलु भवति पूति। अब देखिए क्या कह रहा है। कूष्मांड, कूष्मांड कहते हैं कोहरा को, कुम्हड़ को। अगर आप लोगों ने रामचरितमानस की पंक्ति पढ़ी होगी कि यहां कुम्हर बतिया कोई नहीं, तो वो कुम्हर जिससे कि पेठे का निर्माण होता है, पेठा आगरा का प्रसिद्ध जो मिठाई है, उसमें आप पाएंगे कि कूष्मांड यानी कुम्हड़, कुम्हरा, वो जो कि गोबर से ढका हुआ हो, कवर अप किया हुआ हो, एक। दूसरा, शाकम च शुष्कम, सूखी साग। तीसरा, तलितम खरु मांसम, हम जिसको फ्राइड मटन कहते हैं, भुना हुआ मांस, तला हुआ मांस। और चौथा, भक्तम च हैमंतिक रात्रि सिद्धम, और हेमंत ऋतु की रात में बनाया गया भात। भात यानी चावल, जिसे हम लोग राइस, कुक्ड बेक्ड राइस कहते हैं। कुकर में सीटी लगाकर चावल से जो निकलने वाला वो श्वेत खाद्य पदार्थ है भात। आजकल बहुत कम लोग भात शब्द प्रयोग करते हैं ये शहरी वातावरण में, क्योंकि भात प्रयोग से एक हीनता का बोध उत्पन्न हो जाता है कदाचित। अन्यथा वहां भात ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि चावल नामक तत्व जो होता है वो कच्चे पदार्थ को कहा जाता है, लेकिन हम उसे भी कच्चा चावल कहते हैं। एनीवे, तो हेमंत ऋतु की रात में बनाया गया चावल। लीनायाम च वेला, समय के खत्म हो जाने पर, वेला अर्थात समय के बीत जाने पर भी अपवित्र नहीं होता, अर्थात वह तत्व खराब नहीं होता। अब इसको आम भाषा में हम समझें, ये तो पद्य का अर्थ है। आम भाषा में अगर इसे समझें तो इस प्रकार निकलेगा, एक ऐसा कुम्हर, कोहरा, जिनको आप अगर गोबर से लेप लगा करके रख दें तो वो सड़ता नहीं। सूखी साग कभी खराब नहीं होती हेमंत ऋतु में, सर्दी के मौसम में। भुना हुआ मांस भी कभी खराब नहीं होता सर्दी के मौसम में। आज उसी को रखने के लिए तो फ्रिज आदि आ गए, वो शीत तत्व करने के लिए। और रात का जो चावल है, क्योंकि गर्मी में अगर रात का चावल अगर गर्मी के मौसम में रखें, आज के मौसम में, तो मॉर्निंग में उसमें एक महक आ जाती है, लेकिन जाड़े के ऋतु में अगर आप रखेंगे तो उसमें महक नहीं आती। हम आते हैं मूल विषय पर
जो शकार इतने सूक्ष्म विषय का जानकार है, जो शकार उस लोक समाज में प्रसरित व्यवस्था के इतने बड़े गहन चिंतक हैं, कवि के द्वारा निर्मित, वो शकार ये कैसे कह सकता है कि राधा का बेटा रावण, श्वेत केतु पांडव, कुंती का राम से उत्पन्न पुत्र अश्वत्थामा, धर्मपुत्र जटायु आदि ऐसे कैसे बोल सकता है? एकदम अविश्वसनीय है। इसीलिए मैं यहां पर सविशेष कहता हूं, हमेशा इस विषय की व्याख्या करते हुए कहता हूं कि वस्तुतः शकार एक ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य रूप से अच्छे दिमाग वाला है, स्वस्थ दिमाग वाला है, लेकिन वसंत सेना के संदर्भ में चूंकि वसंत सेना को उसे आकृष्ट करना है, इसीलिए वह निम्न से निम्नतम भाव को प्राप्त होता है। एक कई प्रकार के टैंट्रम को अपनाता है कि वसंत सेना मेरे से आकृष्ट हो जाए। विमर्श करना है इस शकार के चरित्र के ऊपर में कि क्या यह शकार उसी प्रकार का प्रतिनायक है जो प्रतिनायक रावण है, जो प्रतिनायक दुर्योधन है, जो प्रतिनायक कंस है, या जो प्रतिनायक अन्य कोई और है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि मानो एक प्रकार से विदूषकत्व भाव जो होता है अप्रत्यक्षतः, उसने भी उस भाव को भी उन्होंने शकार में डाल दिया है। और आज की भाषा में आजकल जो हमारे तथाकथित जो सीरियल्स होते हैं या जो हमारे आप कहें कि बॉलीवुड की मूवीज होते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे प्रतिनायक खलनायक होते हैं जिनको एक इसी प्रकार के मूर्ख और कॉमेडी भाव में बनाकर रखा जाता है, सामने प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन भीतर से अत्यंत बुद्धिमान होता है। तो कवि ने समाज में एक इस प्रकार के भी खलनायकत्व का रूप हमारे सामने प्रयुक्त किया है जो महामूर्ख है। मित्रों, इसके बाद इस प्रथम अंक की घटना, प्रथम अंक की कहानियों को हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मैं विश्राम लेता हूं आप लोगों से। अगर इसमें कोई नई बात आई हो तो आप जरूर इस पर टिप्पणी करें। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।